अब एक एग्जांपल करते हैं। इसमें पोटेंशियल एनर्जी का जो हमने एक्सप्रेशन पढ़ा है उसी का यूज़ होना है। कैसे यूज़ होना है वो आपको ढंग से देखना है। इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। 3 पार्टिकल्स ऑफ मास स्मॉल m ईच आर प्लेस एट द 3 कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड ए। ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसकी साइड दी आपको ए। ठीक है, ये ए है, ये भी ए है और ये भी है। इसके तीनों कॉर्नर्स पे एक m मास के मासेज रखे हुए हैं। ठीक है, इसका भी मास स्मॉल m है, इसका भी मास स्मॉल m है और इसका भी मास स्मॉल m है। ठीक है, और ये 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों की साइड सेम है। फिर पूछा क्या गया, फाइंड द वर्क विच शुड बी डन ऑन दिस सिस्टम टू इंक्रीज द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल टू 2a। ये जो साइड्स हैं वो हमें इंक्रीज करनी है। ठीक है, इसको हम इस तरफ खींचेंगे बाहर की तरफ, इसको इस तरफ खींचेंगे बाहर की तरफ और इसको इस तरफ खींचेंगे बाहर की तरफ। और ट्राइंगल बड़ा इतना बड़ा करना है ताकि अब उसकी साइड कितनी हो जाए, 2 है। ठीक है, तो अगर मैं उसको ड्रॉ करूँ तो कुछ ऐसे होगा वो। कुछ इस तरह से। ठीक है, ये वाला जो m मास का पार्टिकल है ये जो m मास का पार्टिकल है उसको खींच के यहाँ पहुँचा दिया होगा। ठीक है, ये जो m मास का पार्टिकल है इसको खींच के यहाँ पहुँचा दिया होगा और ये जो m मास का पार्टिकल है इसको खींच के यहाँ पहुँचा दिया होगा। और तब तक ये मूवमेंट किया है तब तक जब तक कि इसकी साइड कितनी नहीं हो जाती, 2 है। ये भी साइड कितनी नहीं हो जाती, 2 है। और ये वाली भी साइड कितनी नहीं हो जाती, 2 है। ठीक है, तो इस मूवमेंट को करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आप बस ये बताओ कि हम जो वर्क कर रहे हैं, जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा एक सिस्टम जो है स्टेट 1 से स्टेट 2 में पहुंचाने के लिए सिस्टम को, तो वो जो वर्क डन है वो किस फॉर्म में जाके स्टोर हो रहा है, तो वो बेसिकली इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। ठीक है, इस वर्क डन की वजह से जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज कर रही होगी। ठीक है, ढंग से समझना। जैसे मान लिया 2 मासेज यहाँ रखे हुए हैं, कुछ डिस्टेंस पे रखे हैं, और अगर आप इनके बीच का सेपरेशन, ये जो ये मान लिया मास m1 है, ये मान लिया मास m2, इनके बीच का सेपरेशन ये r। ठीक है, और अगर आप r इंक्रीज करते हो, आर इंक्रीज करने के लिए इसको इस तरफ खींचना पड़ेगा, इसको इस तरफ खींचना पड़ेगा। आर अगर आप इंक्रीज करते हो तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एजेंट को कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। और वही वर्क क्या करेगा, वो वर्क उसकी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करेगा। ठीक है, ध्यान ध्यान से समझो इस बात को। जब 2 मासेस दूर मूव करते हैं, मासेस के बीच का सेपरेशन बढ़ रहा होता है, तो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होती है। और वो जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी आ रही है वो कहाँ से रही है, तो जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा है उन मासेस को दूर करने के लिए, उनका सेपरेशन बढ़ाने के लिए, तो वही वर्क जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो जो आपका एक्सप्रेशन बनेगा वो ये बनेगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या आ जाएगा, इंक्रीज का मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की, जो फाइनल स्टेट की पोटेंशियल एनर्जी होगी, माइनस सिस्टम की इनिशियल स्टेट की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, अब फटाफट एक्सप्रेशन लिख लेते हैं फाइनल के लिए और इनिशियल के लिए। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो अब ये जो मासेज हैं एम एम और एम, ये कितने सेपरेशन पे, 2 है। तो एक कॉम्बिनेशन ये बन जाएगा, एक कॉम्बिनेशन ये बन जाएगा और एक कॉम्बिनेशन ये बन जाएगा। जितने भी कॉम्बिनेशन है वो सारे कॉम्बिनेशन लेने होते हैं। ट्राइंगल में टोटल 3 कॉम्बिनेशन बनते हैं। ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन की एनर्जी कितनी होगी, तो वो हो जाएगी माइनस जी, मासेज सारे एम एम है, अपॉन डिस्टेंस कितनी है, 2 है। और इस तरह के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो 1 2 और 3, तो इंटू क्या कर देंगे, 3। ये हो जाएगी सिस्टम की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। सिस्टम की इनिशियल कितनी होगी, तो इनिशियल स्टेट में 2 मासेस के बीच में कितना सेपरेशन था, ए, तो वो हो जाएगी माइनस जी एम एम ओवर ए। और इनिशियल स्टेज में भी कितने कॉम्बिनेशन थे, 3, 1 2 और 1 3, तो इंटू 3 कर देंगे। ठीक है, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही वर्क डन हो जाएगा। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट क्या आ गया, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितनी है, तो माइनस फाइनल है माइनस 3 जी एम स्क्वायर ओवर 2 है, माइनस इनिशियल करेंगे, इनिशियल कितनी है, तो माइनस 3 जी एम स्क्वायर ओवर ए। बस थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको मैं प्लस करके लिख देता हूँ आगे, 3 जी एम स्क्वायर ओवर ए। ये माइनस वाले को बाद में लिख देता हूँ, 3 जी एम स्क्वायर ओवर 2 है।
तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 3gm²/2a। तो कितना वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को? 3gm²/2a। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको भी ढंग से समझना है आपको। फाइंड द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी of mass m when taken from the surface of earth at a height equal to 3 times the radius of earth r। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट है उसको अर्थ की सरफेस से कुछ हाइट पे लेके जा रहे हैं। कितनी हाइट पे लेके जा रहे हैं वो गिवन है क्वेश्चन में। ये मान लीजिए अर्थ है, अर्थ की सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट रखा है और ये सेंटर होगा अर्थ का, ये अर्थ की रेडियस होगी r। तो अर्थ की सरफेस से कुछ हाइट पे लेके जा रहे हैं। कितनी हाइट पे लेके जा रहे हैं? तो वो गिवन है इक्वल टू 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ r। जो रेडियस ऑफ अर्थ r है उसके 3 टाइम्स हाइट पे लेके जा रहे हैं। मान लिया यहाँ तक लेके आए, इतनी हाइट तक, और ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये होगी 3r। ठीक है, ए से लेकर पॉइंट बी तक लेके जा रहे हैं। ये जो मास है उसका मास दिया स्मॉल m, अर्थ का मास कुछ मान लेते हैं कैपिटल M। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है फाइंड द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। मैंने पहले भी आपको बताया कि जब हम दो मासेस के बीच का सेपरेशन बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीजमेंट होता है। ठीक है, और वो गेन कितना होगा वही आपको फाइंड करना है। ठीक है, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फटाफट वैल्यू पुट करते हैं, फाइनल कितनी होगी? तो फाइनल इनके बीच में सेपरेशन कितना है? फाइनल ये स्टेट यहाँ पे होगा स्मॉल m मास बी पोजीशन पे, और अर्थ का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कंसंट्रेट मान सकते हैं। तो अब ये सेपरेशन कितना है फाइनल स्टेट में इन दोनों के बीच में, अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में? तो ये है 3r और ये है r, तो टोटल कितना? 4r। तो फाइनल स्टेट की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 4r माइनस इनिशियल स्टेज कितनी होगी? तो इनिशियल स्टेज तब होगी जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ ए पोजीशन पे होगा, तब दोनों के बीच में कितना गैप होगा? दोनों सेंटर ऑफ मासेस के बीच में, तो वो होगा कैपिटल R। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस GMM ओवर कैपिटल R। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, ये माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा, तो प्लस GMM ओवर R माइनस GMM ओवर 4R। इनको माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1/4 है बेसिकली वो, तो ये आ जाएगा 3/4 टाइम्स GMM ओवर R। अब हमें अर्थ का मास तो नहीं दिया, हमें दिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? तो वो होता है GM ओवर r² ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। लेकिन हमारे पास यहाँ पे सिर्फ है GM ओवर r, तो ऐसा करते हैं एक r से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक r से डिवाइड कर लेंगे, तो ये बन जाएगा स्क्वायर GM ओवर r²। और यही वैल्यू क्या है? यही वैल्यू आपकी स्मॉल g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गई आपकी 3/4 mgr। ठीक है, अब थोड़ा सैटेलाइट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे सैटेलाइट क्या होती है, फिर जब वो और किसी ऑर्बिट पे मूव कर रही होगी तो उसकी ऑर्बिटल स्पीड क्या होगी, टाइम पीरियड क्या होगा, और हाइट ऑफ सैटेलाइट के लिए क्या एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि सैटेलाइट क्या होती है। सैटेलाइट इज़ ए बॉडी विच इज़ रिवॉल्विंग कंटिन्यूसली इन एन ऑर्बिट अराउंड ए मच लार्जर बॉडी। ठीक है, कोई एक बड़े ऑब्जेक्ट के अबाउट, कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है, कोई बड़ी बॉडी है सेलेस्टियल बॉडी, उसके अबाउट कोई स्मॉलर बॉडी अगर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, तो वो जो स्मॉलर ऑब्जेक्ट होगा, वो जो स्मॉलर बॉडी होगी, उसको हम बोलेंगे कि ये जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट की जो बड़ी बॉडी है उसकी वो क्या हो जाएगी? सैटेलाइट। ठीक है, जैसे अगर हम सन को देखें, ठीक है, तो सन के रिस्पेक्ट में प्लैनेट्स काफ़ी छोटे छोटे हैं, तो ये जो भी प्लैनेट्स हैं जो सन के अराउंड मूव कर रहे हैं वो सारे सन के क्या हैं? सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, अगर हम प्लैनेट अर्थ को देखें तो प्लैनेट अर्थ के अराउंड कौन मूव कर रहा है? मून मूव कर रहा है, तो जो मून है वो अर्थ की क्या है? एक सैटेलाइट है। ठीक है, एक बड़े ऑब्जेक्ट के अबाउट कोई अगर छोटा ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा होता है तो वो जो छोटा ऑब्जेक्ट होता है वो उस बड़े ऑब्जेक्ट का क्या हो जाता है? वो सैटेलाइट। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से जो प्लैनेट्स हैं वो सन की सैटेलाइट हैं। अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ जो है वो सन की सैटेलाइट है, और जो मून है वो अर्थ की सैटेलाइट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो मून्स हैं वो हैं आपके सैटर्न के पास। ठीक है, उसके पास 18 सैटेलाइट्स हैं, 18 मून्स हैं उसके पास। ठीक है, और ये मैन मेड नहीं है, ये नेचुरल हैं, तो इसलिए इनको हम कहते हैं नेचुरल सैटेलाइट। ठीक है, ये जो मून है ये किसी ने बनाया नहीं है। ठीक है, ये
ऑलरेडी वहाँ पे था, ठीक है। तो इसलिए इस मून को हम क्या कहते हैं, नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है। और जो सैटेलाइट्स ह्यूमन मेड, मैन मेड होते हैं, उनको हम कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है। जैसे कि इनसैट है, आर्यभट्ट है, स्पुतनिक है, ठीक है। जो ह्यूमन प्रोजेक्ट करता है यहाँ से, तो उनको वो मैन मेड सैटेलाइट्स होती हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं हम, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। और जो फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च की गई थी वो रशिया ने लॉन्च की थी, और उसका नाम था स्पुतनिक फर्स्ट, स्पुतनिक फर्स्ट, ठीक है। ये रशिया ने लॉन्च की थी, और ये फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी जो स्पेस में लॉन्च हुई थी, ठीक है। कब लॉन्च की थी, तो वो लॉन्च की थी 4 अक्टूबर 1957, ठीक है। इंडिया ने जो अपनी फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च की थी वो 1975 में लॉन्च की थी, और उसका नाम शायद आपको पता होगा, वो थी आर्यभट्ट, ठीक है। और आजकल बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं, IRS सैटेलाइट्स होती हैं काफ़ी सारी। IRS है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ठीक है, जो क्लाइमेट वगैरह, इन्वायरमेंट वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं, ठीक है। और इनसेट सैटेलाइट्स हैं, रोहिणी है, काफ़ी सारी सैटेलाइट्स हैं आजकल ऑर्बिट में, डिफरेंट ऑर्बिट्स में, ठीक है। तो ये जो सैटेलाइट्स होती हैं इनको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं, और जो बाई नेचर हमें सैटेलाइट्स मिली हैं वो हमारी नेचुरल सैटेलाइट्स होती हैं, और हमारे पास सिर्फ एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, वो है मून। क्लियर, ठीक है। तो अब सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं। तो जैसे कि मान लिया ये अर्थ है, और अर्थ का मास कैपिटल M है, अर्थ की रेडियस कैपिटल R है, सेंटर से ये जो डिस्टेंस होती है ये कैपिटल R है, ठीक है। और अर्थ के सेंटर से, ठीक है, अर्थ की सरफेस से नहीं, अर्थ के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे एक सैटेलाइट है, सैटेलाइट का सेंटर ऑफ मास है। वो सैटेलाइट मान लिया कितनी स्पीड से अर्थ के अराउंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, तो वो मान लिया वो स्पीड है VO कह देते हैं उसको, ऑर्बिटल स्पीड को VO से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हमें ये VO फाइंड करना है कि कितनी स्पीड से ये अर्थ के अबाउट ऑर्बिट में ये रिवॉल्व कर रही है, वो ऑर्बिटल स्पीड आपको फाइंड करनी है, ठीक है। ऑर्बिटल स्पीड सिंपल वो स्पीड होती है जिस स्पीड से कोई भी सैटेलाइट किसी भी प्लानट के अराउंड रिवॉल्व करती है, ठीक है। ऑर्बिट में जो स्पीड होती है उसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं, ठीक है। तो अगर हमें V0 फाइंड करनी है, तो इस पर अगर हम देखें कौन कौन से फोर्सेज लग रहे होंगे इस सैटेलाइट पे, तो अर्थ की वजह से एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, FG बोलते हैं इसको। और अगर आप सैटेलाइट की रिस्पेक्ट में देख रहे हो तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स FC लिख देता हूँ मैं, FCF कह देता हूँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। इस सैटेलाइट का मास कुछ मान लेते हैं, ये क्या है, सैटेलाइट का मास स्मॉल है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी लेकिन अभी मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप विद रिस्पेक्ट टू सैटेलाइट देख रहे हो, विद रिस्पेक्ट टू सैटेलाइट, अगर आप विद रिस्पेक्ट टू सैटेलाइट देख रहे हो तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो किसको बैलेंस कर लेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स को। वैल्यूज पुट करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² अपॉन r, तो mv0² अपॉन रेडियस कितनी है उसके ऑर्बिटल मोशन की, तो वो है स्मॉल r। ग्रेविटेशनल फोर्स तो Gm1 कैपिटल M है, M2 स्मॉल m है, अपॉन r का स्क्वायर। स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल आउट, सैटेलाइट का मास कैंसिल आउट हो गया, एक r से एक r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो V0 आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा √Gm अपॉन r। यानी जो ऑर्बिटल स्पीड है सैटेलाइट की वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, मास पे। किसके मास पे, अर्थ के मास पे, यानी जो भी सेंटर में उसके मास पे, ठीक है। अगर अर्थ, मून घूम रहा है अर्थ के अबाउट तो अर्थ के मास पे, अगर अर्थ घूम रही है सन के अबाउट तो सन के मास पे, ठीक है। और किस पे डिपेंड कर रही है कि जो ऑर्बिट की रेडियस है उस पर डिपेंड कर रही है, मतलब कितने रेडियस के ऑर्बिट में जो सैटेलाइट है वो मूव कर रही है, ठीक है। अगर पास मूव कर रही होगी तो आर की वैल्यू कम होगी, अगर पास मूव कर रही होगी तो स्पीड ज़्यादा होगी, जैसे जैसे दूर होती जाएगी स्पीड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। अगर कोई सैटेलाइट यहाँ मूव कर रही है तो उसकी स्पीड और ज़्यादा होगी, सैटेलाइट और पास मूव कर रही है उसकी स्पीड और ज़्यादा होगी, ठीक है। क्लियर। और सैटेलाइट जैसे जैसे दूर हटती जाएगी स्पीड सैटेलाइट की क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है, क्योंकि आर यहाँ पे जो है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है ऑर्बिटल स्पीड का, √Gm/r। और इसमें, और ये जो ऑर्बिटल स्पीड है वो सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करती है। क्लियर। अब पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड करते हैं, टाइम पीरियड कितना होगा इसके मोशन का, तो बहुत सिंपल है।
टोटल कितनी डिस्टेंस, टाइम पीरियड जो होगा वो टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है पार्टिकल, सॉरी सैटेलाइट, तो वो टोटल डिस्टेंस है 2πr। एक रिवॉल्यूशन में टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 2πr। और कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, वो ऑर्बिटल स्पीड है v0। v0 की वैल्यू पुट कर देते हैं। v0 कितना है, √gm/r। तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2π, यहाँ रहेगा √gm नीचे रहेगा, और ये r ऊपर पहुँचेगा तो ये r की पावर 1 है, ठीक है, और ये r की पावर हाफ है, तो ये जब r ऊपर पहुँचेगा तो टोटल कितनी हो जाएगी, 3/2। तो ये हो गया आपका टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ तो ये वही आ जाएगा, t² इक्वल टू बन जाएगा 4π² gm इंटू r की पावर 3, ठीक है। इसको पहले भी कहीं देखा है। बेसिकली ये जो है वो है आपका केपलर्स थर्ड लॉ, कि जो टी का स्क्वायर, टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है वो रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, वो यहाँ से आया, ठीक है। जो केपलर थर्ड लॉ है, जो केपलर लॉज हैं बेसिकली वो प्लैनेट्स के लिए ही नहीं ट्रू हैं और सैटेलाइट्स के लिए भी ट्रू हैं, वो क्लियर, सैटेलाइट के मूवमेंट के लिए भी वो ट्रू हैं। सिर्फ ये नहीं है कि जो केपलर के जो तीनों लॉ हैं वो अर्थ के मूवमेंट के लिए ही ट्रू हैं सन के अबाउट, वो मून के मूवमेंट के लिए भी ट्रू हैं अर्थ के अबाउट, ठीक है। ठीक है, अब इन दोनों टाइम पीरियड हमने फाइंड किया और हमने ऑर्बिटल स्पीड फाइंड की। इन दोनों का एक स्पेशल केस पढ़ते हैं, ठीक है। अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के बहुत पास रिवॉल्व कर रही है, सरफेस के काफ़ी पास, ठीक है यानी जो हमारा स्मॉल आर है वो ऑलमोस्ट किसके बराबर है, कैपिटल आर के बराबर, ठीक है। यानी उसकी जो हाइट है जो अर्थ सरफेस से जो हाइट है वो निग्लिजिबल है किसके रिस्पेक्ट में, कैपिटल आर के रिस्पेक्ट में। अर्थ की रेडियस के रिस्पेक्ट में कैपिटल आर है जो अर्थ की रेडियस है उसके रिस्पेक्ट में जो सैटेलाइट की सरफेस से जो हाइट है वो निग्लिजिबल है, ठीक है। तो हम मान सकते हैं कि उसके ऑर्बिट की रेडियस और अर्थ की रेडियस दोनों सेम ही है। तो ऑर्बिट की रेडियस क्या होती है, स्मॉल आर, और अर्थ की रेडियस क्या है, कैपिटल आर, तो ऑलमोस्ट क्या है, इक्वल, ठीक है। तो जो उसकी ऑर्बिटल स्पीड आती है vo, तो वो कितनी आ जाएगी, vo का फॉर्मूला था √gm/r, तो gm/r की जगह क्या पुट कर देंगे अब हम, कैपिटल आर, क्लियर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा उस सैटेलाइट के लिए जो अर्थ के सरफेस के काफ़ी पास रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। अब अगर इसका टाइम पीरियड फाइंड करें तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं अभी, t² इक्वल टू क्या बन जाएगा, 4π² gm/r क्यूब की जगह क्या लिख देंगे, कैपिटल आर क्यूब, ठीक है। इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, t² इक्वल टू कितना बन जाएगा, 4π² gm, r² को इसके नीचे ले आते हैं और एक आर ऊपर छोड़ देते हैं, ठीक है। तो gm/r² ये क्या होता है, ये तो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो इसको क्या लिखेंगे हम, स्मॉल g, ठीक है। तो t² कितना बन गया आपका, 4π² r/स्मॉल g। तो हमें तो टाइम फाइंड करना है कि उसका टाइम कितना होगा, तो t आ जाएगा आपका, अंडर रूट ले लें दोनों तरफ, तो 2π r/g, ठीक है। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है। और अगर आपने SHM पढ़ा हो तो SHM में जो इन्फानाइट लेंथ का जो पेंडुलम होता है उसका भी टाइम पीरियड का यही फॉर्मूला आता है, 2π√r/g, ठीक है, क्लियर। आप r और g की वैल्यू पुट करोगे तो ये जो आंसर आपको सेकंड्स में मिलेगा, फिर उसको 60 से डिवाइड करके मिनट्स में कन्वर्ट करोगे तो ये अराउंड मिलता है आपको 84.6 मिनट्स, ठीक है। तो उसका टाइम पीरियड जो होगा यानी 84.6 मिनट्स में वो अर्थ का एक चक्कर पूरा कर देगी सैटेलाइट, जो अर्थ के सबसे करीब मूव कर रही होगी, ठीक है। और हमने पढ़ा जितने पास मूव कर रही होगी उतनी स्पीड ज़्यादा होगी, यानी उतना टाइम कम लगेगा। यानी मिनिमम टाइम अर्थ का एक राउंड कंप्लीट करना है किसी सैटेलाइट को, तो मिनिमम टाइम कितना लगेगा, तो होगा 84.6 मिनट, इससे कम नहीं हो सकता टाइम। अगर आप ऑर्बिट जैसे जैसे बढ़ाओगे तो टाइम बढ़ता ही जाना है, ठीक है। स्पीड भी कम होती जाएगी, डिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी, तो ओवरऑल टाइम जो होगा वो बढ़ता ही जाएगा। जगह दूरी भी ज़्यादा तय करनी पड़ रही है आपको, डिस्टेंस भी ज़्यादा ट्रैवल करनी पड़ रही है, और अब आपकी स्पीड भी धीमे धीमे कम होती जा रही है, तो ओवरऑल जो टाइम है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो मिनिमम टाइम कितना पॉसिबल है, 84.6 मिनट्स, और ये उस सैटेलाइट के लिए जो अर्थ की सरफेस के काफ़ी करीब रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। अब मान लिया आपको सैटेलाइट की हाइट पूछी गई है, मान लिया सैटेलाइट का आपको टाइम पीरियड पता है कि इतने टाइम में वो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर देती है, और पूछिए कि अर्थ सरफेस से हाइट कितनी है, ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑफ और ऑर्बिटल जो रेडियस है उसमें क्या रिलेशन होता है, तो t इक्वल टू होता है आपका 2π√gm, और r की पावर कितना होता है, 3/2, ठीक है।
तो ये आर क्या था, तो ये आर था, अगर आपको ध्यान हो तो वो आर प्लस एच के बराबर होगा। ठीक है, मान लिया ये अर्थ थी और अर्थ के अराउंड मान लिया ऐसे सैटेलाइट मूव कर रही है, तो जो आर मैंने माना था वो उसके सेंटर से माना था। तो ये क्या होता है एच, इतना पार्ट क्या होता है ये एच, इतना पार्ट क्या होता है ये आर कैपिटल आर। तो जो टोटल आर होगा स्मॉल आर वो होगा आपका कैपिटल आर प्लस एच। तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ से स्मॉल आर फाइंड करना है। तो ऐसा करते हैं, पहले दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो टी स्क्वायर इजक्वल टू हो जाएगा आपका 4 पाई स्क्वायर अंडर रूट जी एम और आर क्यूब। अब आर क्यूब को एक तरफ रखते हैं, बाकी सब कुछ उस तरफ ले जाते हैं। तो जी आ जाएगा जी एम टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, और अब क्या करते हैं, इसका क्यूब रूट ले लेते हैं। क्यूब रूट ले लेते हैं तो आर बन जाएगा आपका जी एम टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर की पावर 1/3। और आर क्या है आपका, आर जो है वो बेसिकली है कैपिटल आर प्लस एच। तो एच यहाँ से कितना मिल जाएगा, हाइट क्या मिल जाएगी अर्थ की सरफेस से, तो जी एम टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर, कॉम्प्लिकेटेड सा ये थोड़ा, की पावर 1/3 माइनस कैपिटल आर। ठीक है, तो ये हो जाएगी हाइट ऑफ द सैटेलाइट। ठीक है, अगर आपको स्पीड पता है आपको और फिर हाइट फाइंड करनी है तो वो भी काफ़ी इजी है। स्पीड और हाइट में क्या रिलेशन होता है, तो जो ऑर्बिटल स्पीड थी वो थी अंडर रूट जी एम ओवर स्मॉल आर। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट जी एम ओवर स्मॉल आर को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल आर प्लस एच। अब इसको स्क्वायर कर लो, यहाँ से एच फाइंड कर सकते हो आप। स्क्वायर कर लेते हैं तो यह बन जाएगा वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू बन जाएगा जी एम ओवर आर प्लस एच। तो यहाँ से आर प्लस एच कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा आपका जी एम ओवर वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो बस आपको एच फाइंड करना है, तो एच मिल जाएगा आपका जी एम ओवर वी नॉट स्क्वायर माइनस कैपिटल आर। ठीक है, तो आप कैसे भी फाइंड कर सकते हो। क्लियर, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अर्थ की रेडियस प्लस सरफेस से जो हाइट होगी वही ऑर्बिट की टोटल रेडियस के बराबर होगी। ठीक है, ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, जब सैटेलाइट मूव कर रही है, ठीक है, तो उसकी एनर्जी क्या क्या है तो वो लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखें अगर हम सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट किसके रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं, तो वो जो सेंटर में जो भी प्लानट स्टार जो भी है उसके रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वो आपकी आ जाएगी, क्या होता है फॉर्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम, और इस प्लानट या जो भी है सेंटर में उसके रिस्पेक्ट में सैटेलाइट की स्पीड कितनी है, तो उसी को हम कहते हैं ऑर्बिटल स्पीड। तो हाफ एम वी नो का स्क्वायर। वी ओ कितना था, तो वी ओ था आपका अंडर रूट जी एम ओवर आर, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ क्या बन जाएगा, ये जी कैपिटल एम ओवर आर। अगर आपको याद हो जो कैपिटल एम होता था वो जो सेंटर में है, अगर हम मून के लिए बात करें तो ये कैपिटल एम अर्थ की रेडियस है, सॉरी कैपिटल एम अर्थ का मास है, और स्मॉल आर क्या है, तो स्मॉल आर अर्थ के सेंटर से मून के सेंटर तक का ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। ठीक है, इसको आप कह सकते हो स्मॉल आर जो है वो है रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या बन गया, तो बन गया जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r। ये है काइनेटिक एनर्जी, सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी है। स्मॉल एम सैटेलाइट का मास है, कैपिटल एम जो भी सेंटर में है उसका मास है, और आर तो रेडियस है ऑर्बिट की। ठीक है, अब अगर लिखें पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी तो वो तो सिंपल फॉर्मूला होता है जी एम वन एम टू अपॉन आर माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर। तो माइनस जी एम वन कैपिटल एम है, एम टू स्मॉल एम है, अपॉन डिस्टेंस कितनी है आर। ठीक है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है किसकी है, पोटेंशियल एनर्जी, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सैटेलाइट की नहीं है, वो सैटेलाइट प्लस अर्थ इस सिस्टम की है। क्योंकि मैंने आपको बताया था पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए मिनिमम एटलीस्ट 2 पॉइंट मासेस तो होनी चाहिए, कम से कम 2 पार्टिकल्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो एनर्जी लिखी है मैंने ये सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट एंड अर्थ सिस्टम, इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है, माइनस जी एम एम ओवर आर। ठीक है, तो और ये काइनेटिक एनर्जी सिर्फ सैटेलाइट की है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी अगर देखें, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट एंड अर्थ सिस्टम, तो वो होगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगर आप ऐड करोगे तो आ जाएगा ये माइनस जी एम एम ओवर 2r। आप खुद से ऐड करके देख सकते हो। ठीक है, तो टोटल एनर्जी मिल जाएगी माइनस जी एम एम ओवर 2r। ठीक है, तो ये तीनों एक्सप्रेशन आपको ध्यान रखने हैं। काइनेटिक एनर्जी है जी एम एम ओवर 2r,
पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम ओवर आर, टोटल एनर्जी भी क्या है माइनस जी एम एम ओवर टू आर। अब कुछ चीज़ें इसमें नोटिस करते हैं। तो जो पहली बात आप इसमें देखोगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, माइनस है नेगेटिव है क्लियर है वो, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है वो काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड का डबल है। इसमें 2 नीचे है और इसमें ऐसा कोई 2 नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है वो काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड का क्या है डबल। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम हाफ कर दें तो वही किसके बराबर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के बराबर। क्लियर, मैग्नीट्यूड मैंने इसलिए मॉड लगाया उस पर, मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को अगर हाफ कर दें तो वही किसके बराबर हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी के बराबर। ठीक है, अब एक चीज़ और देखो, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी को देखो, तो जितनी काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है उतनी ही टोटल एनर्जी सिस्टम की क्या है निगेटिव है। तो इसी को किसके बराबर लिख सकते हैं टोटल एनर्जी के बराबर। यानी टोटल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है, टोटल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर है आपका काइनेटिक एनर्जी के बराबर। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। जितनी काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम के पास, अगर टोटल एनर्जी देखें तो उतनी निगेटिव टोटल एनर्जी होती है। ठीक है, और जो पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड होता है, अगर ऐसा कहा जाए पोटेंशियल और टोटल एनर्जी में रिलेशन लिखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी की डबल है। ठीक है, और पोटेंशियल और काइनेटिक में रिलेशन लिखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है वो काइनेटिक के मैग्नीट्यूड का क्या है डबल है। ठीक है, अब ये बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और इसमें, ये टोटल एनर्जी निगेटिव होने का क्या मतलब है। टोटल एनर्जी, किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी अगर निगेटिव है, ढंग से समझना, किसी भी सिस्टम की अगर टोटल एनर्जी निगेटिव है तो वो सिस्टम बाउंड स्टेट में, यानी ढंग से देखना, ये सैटेलाइट और अर्थ सिस्टम है मान लिया, मून और अर्थ सिस्टम है मान लिया ये। ठीक है, और इस सिस्टम की अगर टोटल एनर्जी निगेटिव आ रही है, इसका मतलब ये बाउंड सिस्टम है। मून जो है वो अर्थ को छोड़ के कहीं जा नहीं सकता और अर्थ मून को भी छोड़ के कहीं जा नहीं सकती। ये दोनों सिस्टम, ये जो सिस्टम है ये कैसा बाउंड सिस्टम है। क्लियर, निगेटिव साइन का ये मतलब होता है। ठीक है, ढंग से समझना। जैसे मान लिया आपने कोई भी सिस्टम है और उसकी टोटल एनर्जी निकाली, वो आ गई -3 जूल, ऐसे ही रैंडमली कोई वैल्यू ले ली हमने। ठीक है, कोई भी सिस्टम निकाला है ऐसे ही कुछ, ठीक है, और उसकी टोटल एनर्जी आ गई -3 जूल। इसका मतलब, माइनस का मतलब क्लियर है कि वो सिस्टम जो है बाउंड स्टेट में है, एक दूसरे को छोड़ के जा नहीं सकते कोई भी। ठीक है, और कितनी एनर्जी से बाउंड है वो, तो वो एनर्जी है 3 जूल। मतलब ये है कि अगर आप इसको +3 जूल एनर्जी दे दो तो मून अर्थ को छोड़ के एस्केप कर जाएगा। क्लियर, अगर कोई सिस्टम बाउंड है -8 जूल से, इसका मतलब इस सिस्टम की बाइंडिंग जो होगी वो इस सिस्टम की बाइंडिंग से क्या हो जाएगी ज़्यादा, क्योंकि ये सिर्फ कितनी एनर्जी, माइनस का मतलब सिर्फ ये होता है कि सिस्टम बाउंड स्टेट में है। ठीक है, बाउंडेड है। ठीक है, ऊपर वाला सिस्टम कितनी एनर्जी से बाउंड है तो वो है 3 जूल एनर्जी से बाउंड, और नीचे वाला सिस्टम कितनी एनर्जी से बाउंड है वो है 8 जूल एनर्जी से बाउंड। ऊपर वाले सिस्टम को अगर रिलीज़ करना है, ठीक है, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी हमें 3 जूल। नीचे वाले सिस्टम को अगर फ्री करना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी हमें 8 जूल। तो किसकी बाइंडिंग ज़्यादा हुई, नीचे वाले सिस्टम की, क्योंकि उसको फ्री करने के लिए हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है 8 जूल। ठीक है, इसका मतलब जिस सिस्टम की टोटल एनर्जी जितनी ज़्यादा निगेटिव होगी वो उतना स्ट्रांगली बाउंड होगा। ठीक है, जिस सिस्टम की टोटल एनर्जी जितनी ज़्यादा निगेटिव होगी वो उतना स्ट्रांगली बाउंड होगा। क्लियर। ठीक है, तो एक टर्म और होता है, उसको हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी, उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं ढंग से। देखो, जैसे कि यहाँ पे बात हो रही थी, मान लिया किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी -8 जूल है। ठीक है, टोटल एनर्जी क्या है -8 जूल। तो ये माइनस साइन ये बताता है कि सिस्टम कैसा बाउंड सिस्टम है, बाउंड स्टेट में है। और ये 8 जूल क्या बताता है, ठीक है, 8 जूल ये कहता है कि कितनी एनर्जी से बाउंड है, तो वो 8 जूल एनर्जी से बाउंड है। मतलब अगर उसको फ्री कराना है तो हमें +8 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो बाइंडिंग एनर्जी होती है, तो इस केस में -8 जूल क्या थी टोटल एनर्जी, माइनस का मतलब क्या था सिस्टम बाउंड स्टेट में, और कितनी एनर्जी से बाउंड है तो वो 8 जूल एनर्जी से बाउंड है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है 8 जूल, तो ये क्या है उसकी बाइंडिंग एनर्जी। मतलब अगर हम उतनी एनर्जी दे दें, बाइंडिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो सिस्टम क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ढंग से देखना है, टोटल एनर्जी कितनी है -gmm/2r। माइनस का मतलब ये है कि सिस्टम बाउंड स्टेट में कितनी एनर्जी से बाउंड है, तो वो एनर्जी है gmm/2r, इतनी एनर्जी से सिस्टम बाउंड है। तो ये इतनी ही एनर्जी अगर हम पॉजिटिव प्रोवाइड कर देंगे तो सिस्टम क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी आ जाएगी इसकी, gmm/2r। ठीक है, इतनी एनर्जी अगर हम दे दें उसको, बाइंडिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी दे दें, तो वो सिस्टम क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। क्लियर।